मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए। क्या बिल्कुल सही वीडियो में आए? क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका 9 फरवरी का आपका हिस्ट्री का पेपर होगा ना जी, जो आपका इतिहास का पेपर होगा, तो इतिहास के पेपर के लिए 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और जो 100% क्या, जो 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, यदि आप हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव में आप लोग बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम जो आपका होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 9 फरवरी का, तो 9 फरवरी में हिस्ट्री का 100% लड़ने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ना जी, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा एग्जाम देने के लिए, तो समय के बारे में बात करते हैं। तो समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, और इसी में आपको ऑब्जेक्टिव तो बनाना ही है, और उसके साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव भी बनाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 15 मिनट का जो समय मिलेगा, इस 15 मिनट में जो आपका OMR होता है, क्या होता है, जो आपका OMR होता है, इस पे जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है, आपका नाम लिखने के लिए आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, सेंटर कोड, ये सब जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे सही सही लिख लीजिएगा, और 15 मिनट में लिख करके कंप्लीट कर लीजिएगा, निर्देश को पढ़ लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना जी, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला होगा। क्या आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपसे हम बस विनती यही करते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं ना जी, यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न क्या क्या दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि सिंधु, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का वर्णन करना है। क्या करना है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का वर्णन करना है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर देंगे, और हम लोग का लिखने का तरीका क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर से, 1600 किलोमीटर से यहाँ पे दक्षिण से इतना किलोमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, मतलब पूर्व से पश्चिम तक जो है 1600 किलोमीटर से यहाँ पे 1100 किलोमीटर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। परंतु उत्तर में सराय खेला आदि स्थानों की प्राप्ति से यह सीमा और बढ़ गई है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, सिंधु सभ्यता जो है ना जी, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है, और जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने यहाँ पे क्या है, इतना वर्ग किलोमीटर बताया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे उसके बाद पैराग्राफ को चेंज करके लिखेंगे कि यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के यखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, एवं पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर के मकरान समुद्र तट से लेकर के उत्तर पूर्व में मेरठ तक विस्तृत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे लिखना है कि इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र तथा मेसोपोटामिया के सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर का प्रश्न दिया गया। क्या कहता है जी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करना है। क्या करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल का जो निकास के लिए प्रणाली बनाया गया था, उसका क्या करना है, वर्णन करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में टकराएगा। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। क्या थी कि सिंधु सभ्यता में जो है सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शों में देखें तो यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। क्या सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछेगा कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के जो सड़कें थे एक दूसरे को कहां पे काटते थे, तो समकोण पर काटते थे। ऐसा प्रतीत होता है
कि पहले नालियों के साथ गलियों को भी बनाया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको बताएं ना जी कि आपका क्या होता है 9 फरवरी का, क्या 9 फरवरी का आपका 100% यहाँ पे छपने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कभी भी आप लोग इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि किन्हीं 2 लिपियों के नाम लिखे जिनमें अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रयोग किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा है कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि वह 2 लिपि जिसे क्या है अशोक ने अपनी अभिलेखों में प्रयोग किया था। तो अशोक ने अपने अभिलेख में ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी लिपि दोनों का प्रयोग किया था। ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर नहीं, मतलब यहाँ पे जो दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से 9 फरवरी को आप गर्दा उड़ा दिया। कहा जाता है मेरे दोस्त मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, दिन रात मेहनत कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न है कि कनिष्क के काल में प्रचलित कला की 2 शैलियों का नाम लिखे। मेरे प्यारे बच्चों आपको सिंपल सा समझ है कि कनिष्क जो थे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो कनिष्क के शासन काल में प्रचलित जो 2 शैली का जो है कला शैली का नाम उसको लिखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला यहाँ पे कला शैली गांधार एवं मथुरा है। यहाँ पे 2 कला शैली लिख देना, काफी आसान है ना जी। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। उसके साथ ही साथ 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, हमारे स्क्रीन पे शो करा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे आप VBI इसको कर दीजिएगा। क्या है कि मगध महाजनपद के उत्थान के 2 कारण लिखे। क्या मगध का जो महाजनपद था ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके उत्थान के 2 कारण को लिखना है। तो इस तरह से उत्तर देंगे और लिखेंगे कि मगध महाजनपद के उत्थान के 2 कारण निम्न है। क्या मगध महाजनपद जो है ना उसके उत्थान के 2 कारण निम्नलिखित है। तो सबसे पहला कारण लिखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह चारों ओर से सुरक्षित है। उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल इसकी यहाँ पे भौगोलिक सुरक्षित सीमा से यहाँ पे निर्मित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ दूसरा कारण क्या है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, तो दूसरा कारण है ना जी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलिए क्या कि मगध की प्राचीन राजधानी जो है राजगीर है। क्या राजगीर है, और राजगीर राजाओं का घर है मेरे प्यारे बच्चों। एवं नवीन राजधानी पाटलिपुत्र यहाँ पे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। 5 पहाड़ों श्रृंखला से घिरा राजगीर अमेघ था मेरे प्यारे बच्चों। मतलब राजगीर जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 5 पहाड़ों श्रृंखला से घिरा हुआ था। तो पाटलिपुत्र गंगा, गंडक एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और यहाँ से सभी ओर के लिए यहाँ पे सुगम संचार उपलब्ध है मेरे प्यारे बच्चों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न है। तो 6 नंबर का, तो 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि महाभारत में वर्णित विवाह के 4 प्रकार का नाम लिखे मेरे प्यारे बच्चों। मतलब महाभारत जो है ना, महाभारत में विवाह का जो वर्णन किया गया है उसके 4 प्रकार का नाम लिखना है। कौन 4 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या कहता है, देखिए सबसे पहले उत्तर देकर के यहाँ पे लिखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा जो था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों असुर विवाह। यही 4 विवाह का वर्णन जो महाभारत में किया गया था। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से VBI क्वेश्चन है, और इसका PDF आप लोग जरूर ले लीजिएगा। अंत में आपका इसका मतलब ग्रुप के लिए हम बता देंगे आपको कहाँ पे जुड़ना है, इसका PDF कहाँ मिलेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि डेली आपका सभी सब्जेक्ट का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्या है कि मातृसत्तात्मक परिवार की 2 विशेषताएं लिखना है। क्या लिखना है जी कि मातृसत्तात्मक जो परिवार है ना जी उसकी 2 विशेषताएं लिखना है, जिसमें महिला को अधिक वैल्यू दिया जाता था। तो चलिए इसका काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है हमारे एग्जाम के मल्टी
प्यारे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से उत्तर देकर के यहाँ पे लिखना कि मातृसत्तात्मक परिवार की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है? तो सबसे पहला वंश और संपत्ति का हस्तांतरण, मतलब क्या कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था में वंश जो है माँ के माध्यम से ही चलता है। क्या चलता है? माँ के माध्यम से ही चलता है। जैसा कि आपको बताया कि माँ का मतलब लेडीज का ज्यादा वैल्यू होता है। उसके साथ बच्चे अपने पिता के बजाय अपनी माँ के परिवार या गोत्र के सदस्य माने जाते हैं। इसी प्रकार संपत्ति का हस्तांतरण भी माँ से यहाँ पे बेटी को होता है, ना कि पिता से बेटे को। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और दूसरा यहाँ पे विशेषता क्या है जी? दूसरा विशेषता है ना जी मातृसत्तात्मक का दूसरा विशेषता कि निवास स्थान विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के परिवार या गांव में जाकर रहने लगता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मातृसत्तात्मक जो परिवार है ना उसमें क्या होता था कि जो हस्बैंड होता है अपनी पत्नी के घर ही जाकर के रहता है या उसके गांव ही जाकर के रहता है, और इसे मातृ स्थानीय निवास कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मातृसत्तात्मक यहाँ पे पितृसत्तात्मक परिवारों के विपरीत जहां दुल्हन अपने पति के घर जाती है, यहाँ व्यवस्था उल्टी हो जाती है। बिल्कुल सही है जी, क्योंकि पितृसत्तात्मक में दुल्हन जो होते हैं अपने हस्बैंड के घर जाते हैं, लेकिन मातृसत्तात्मक में जो होता है दुल्हा जो होता है, जो हस्बैंड जो होता है अपने पति के गांव जाता है, अपने पति के घर ही रहता है। चलिए मतलब पत्नी के घर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में छपने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कहता है जी कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के 4 सत्य निम्नलिखित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला क्या है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य लिखना है। तो सबसे पहला है दुख। क्या है? दुख मतलब जीवन में दुख, असंतोष और पीड़ा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका दूसरा क्या है? समुदाय है, मतलब दुख का कारण तृष्णा है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्या है? निरोध है, मतलब तृष्णा के समाप्त होने से दुख का अंत संभव है। और यहाँ पे डी मतलब अगला जो है चौथा कारण है मार्ग है, मतलब दुख के अंत तक पहुंचने के लिए अष्टांगिक मार्ग। मतलब सीधा तो समझिए नहीं कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन है? दुख है, समुदाय है, निरोध है और मार्ग है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में छपने वाला है। और इस तरह से आप लिखिएगा ना जी, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आप सबके लिए मल्टी भी आया और बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे तैयार करके लाते हैं। तो चलिए 9 नंबर का प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यहाँ क्या है? यहाँ पे देखिए किन्हीं लिखा हुआ है। क्या है? किन्हीं। क्या? किन्हीं 4 नैनार संत के नाम लिखना। क्या है? किन्हीं 4 नैनार संत का नाम लिखना। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि निर्गुण भक्ति परंपरा। तो देखिए इसमें क्या हमें लिखना कि निर्गुण भक्ति परंपरा हिंदू धर्म की वह विचारधारा है जिसमें ईश्वर को बिना किसी रूप के मतलब आज या जन्मा और यहाँ पे सर्वव्यापी माना जाता है। इस परंपरा के अनुयायी मूर्ति पूजा के स्थान पर नाम जाप करते हैं। मतलब कि क्या? निर्गुण भक्ति परंपरा जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदू धर्म का एक ऐसा विचारधारा है जहां पे व्यक्ति मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, बल्कि नाम का जाप करते हैं, नाम को स्मरण करते हैं, ज्ञान और हृदय की शुद्धता पर बल देते हैं मेरे प्यारे प्यारे। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि किन्हीं 4 नैनार संत के नाम लिखना है। तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नैनार संत के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे नैनार संत जो है भगवान शिव के भक्त थे, जो दक्षिण भारत में सक्रिय थे। कहाँ थे? दक्षिण भारत में सक्रिय थे। प्रमुख 4 नैनार संत निम्नलिखित है। सबसे पहला अपार है, उसके बाद दूसरा है सुंदर है, और उसके बाद तीसरा क्या है? संवादर है, और उसके बाद यहाँ पे चौथा क्या है? मणिकचकर है। ऑप्शन नंबर क्या मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे 4 जो है ना काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सबसे अंतिम प्रश्न इस क्वेश्चन का क्या? यहाँ पे ये आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न है कि यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के पतन के 2 कारण लिखे। क्या करना? विजयनगर साम्राज्य के जो पतन होता है उसका 2 कारण लिखना। मतलब कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? हमारा लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? इस लाइन को छोड़ देंगे और यहाँ से करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के 2 प्रमुख कारण थे। सबसे पहला क्या था मेरे प्यारे बच्चों कि तालीकोट का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, जिसमें दक्कन सल्तनतों के गठबंधन से निर्णायक हार मिली। और दूसरा कारण क्या है कि आंतरिक कमजोरियां, जैसे कि आरोग्य उत्तराधिकारी, केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना और सामंतों का विद्रोह, जिससे साम्राज्य बिखर गया और अंततः काफी ज्यादा
क्यों, और वही बात करते हैं ना जी। तो चलिए 10 नंबर का IQ करना, मतलब यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही था आज एक लगभग। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लोग वीडियो दिल से लाइक, चैनल पे नए हैं तो दोस्त बन जाइएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने दे। सबसे ज्यादा जरूरी, अभी आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जा करके आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो मिलेगा ना मेरे प्यारे, फुल फ्री का, क्योंकि 12th ज्ञान जो क्या है मेरे आपसे वादा किया कि 12th ज्ञान इस बार आपसे सभी आपका स्टडी मटेरियल जो होता है बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो जैसा कि आपको बताएं कि हिस्ट्री का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको आप लोग जरूर रख लीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।